अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहां पर जो ये टर्म है, दो चीजें हैं देखने वाली। पहली चीज है 40 किलोमीटर, ये मुझे दे रहा है मैग्नीट्यूड, और दूसरी है 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, ये दे रहा है मुझे डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो मतलब है नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ, इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं नॉर्थ से शुरू करना है और किसकी तरफ को जाना है? ईस्ट की तरफ को जाना है। और कितना जाना है? 30 डिग्री आपको जाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको अपने डायरेक्शन बना लेंगे। ये मेरे पास में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, जहां तक पहुंच। अब वो कह रहा है पहली तो बात भाई जाना है 40 डिग्री, लेकिन पता तो चले किधर जाना है, तब तक 40 किलोमीटर जाएंगे। नॉर्थ से शुरू करना है और जाना है ईस्ट की डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में कितना जाना है? 30 किलोमीटर, 30 डिग्री। ये डायरेक्शन पता चल गया मुझे, 30 डिग्री जाना है। अब जाना कितना है? 40 किलोमीटर। तो इस डायरेक्शन में मैं कितना जाऊंगा? ये मैं चला गया 40 किलोमीटर। तो मेरा क्वेश्चन हुआ, हम 40 किलोमीटर चले गए नॉर्थ टू ईस्ट 30 डिग्री की डायरेक्शन में। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इनमें से बताना है कौन सी स्केलर क्वांटिटीज है और कौन सी वेक्टर। कैसे बताएंगे? हम चेक करेंगे किसमें डायरेक्शन है। जिसमें डायरेक्शन होगा वो वेक्टर क्वांटिटी, जिसके बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो स्केलर क्वांटिटी। 10 kg, 10 kg के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास में हो गई स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट। अब 2 मीटर्स को मुझे मैग्नीट्यूड बता रहा है और नॉर्थ ईस्ट क्या बता रहा है मुझे? डायरेक्शन। तो दोनों चीजें हैं मेरे पास में, ये होगी मेरे पास में वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड वेक्टर 40 डिग्री। 40 डिग्री बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं, तो बता सकते ना 40 डिग्री कहां से कहां तक है। भाई आपने y एक्सिस से काउंट करना है, x एक्सिस से काउंट करना है, किधर से काउंट करना नहीं बता सकते। तो ये मेरे पास में क्वांटिटी आएगी स्केलर। फिर आता है 40 वॉट। अब 40 वॉट के लिए बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, किस डायरेक्शन में 40 वॉट है, तो ये मेरे पास में हो गया स्केलर। 10 टू द पावर 19 कूलम। क्या इसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत है? मुझे इसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास में हो गया स्केलर। अब फिर लास्ट में आता है मेरे पास में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत है? किस डायरेक्शन में जाना है? इसको बताने के लिए मुझे, स्पीड को बताने के लिए मुझे अपने डायरेक्शन की जरूरत है ना भाई। आपकी स्पीड इतनी है लेकिन किस डायरेक्शन में है वो तो बताना पड़ेगा ना। तो मेरे पास में हो जाएगा वेक्टर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वो कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर एंड स्केलर। इसमें से कौन से वेक्टर्स हैं और कौन से स्केलर्स हैं? सेम मैं रिपीट करूंगा सेकंड वाला। जिसमें डायरेक्शन चाहिए होगा जिसको बताने के लिए वो वेक्टर होगा, और जिसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होगा मेरे पास में स्केलर होगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड को बताने के लिए डायरेक्शन बताना पड़ता है कि कितना टाइम पीरियड हो चुका? नहीं बताना पड़ता। तो मेरे पास में एक क्वांटिटी हो गई स्केलर। डिस्टेंस कितना है? अब यहां पर आप देखिए दो चीजें हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक आदमी ने जब यहां से चलना शुरू किया वो सारा चक्कर काटकर वापस वहीं पर आ गया। अब डिस्टेंस तो उसने काफी कवर की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल एट एंड वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है, वो कितना रहा उसका? 0। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कितना चला, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। अब डिस्टेंस तो कहीं पर भी आदमी घूमकर आ सकता है वापस वहीं पर, तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस जो है वो मेरे पास में क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर। अब बात करते हैं फोर्स की। मुझे फोर्स लगाना है, अब मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा या फिर इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। फोर्स अगर मुझे बताना है कितना लग रहा है तो मुझे इसके लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत है। भाई फोर्स किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, तो फोर्स मेरे पास में होगी वेक्टर क्वांटिटी। फिर बात आती है वेलोसिटी।
अब वेलोसिटी बिल्कुल ऐसी है, किसी चीज की वेलोसिटी कितनी है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट से हम लोग कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी मेरे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो है डिस्टेंस से स्पीड निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं। तो डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मेरे पास में वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वर्क डन। मैंने कितना काम किया, तो आपने जितना काम किया क्या उसको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत है? वर्क डन के लिए मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसको हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, उसको हम काउंट करते हैं स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में। ये हमारे पास हुआ थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने डायग्राम दिया होगा जिसमें कुछ वेक्टर्स है, वेक्टर ए बी सी एंड डी, 4 वेक्टर्स हैं और उसने पूछा कि इनमें से को इनिशियल कौन से हैं, इक्वल कौन से हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन से। फर्स्ट से शुरू करते हैं। को इनिशियल कौन से हैं? को इनिशियल वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब इनमें से ऐसे कौन से जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है? अब देखिए वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट भी ये रहा और वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट भी वो रहा, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो को इनिशियल कौन से हुए? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, दोनों को इनिशियल है। फिर वो कहता है इनमें से इक्वल कौन से हैं? इक्वल कौन से होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनका डायरेक्शन भी सेम हो। अब इसमें से ऐसे कौन से जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है? देखिए वेक्टर डी डाउनवर्ड्स है और लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर बी भी डाउनवर्ड्स है, सेम डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो वेक्टर डी एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। यहां पर होगा वेक्टर डी एंड वेक्टर डी। अब बात आती है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ऐसे वेक्टर बताने हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। कोलिनियर का मतलब है जो पैरेलल हो लेकिन इक्वल ना हो। अब पैरेलल कौन से हैं? देखो ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन दोनों इक्वल हो गए, उसने क्या कहा? नॉट इक्वल। इनको देखिए दोनों पैरेलल है, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, लेकिन इसका डायरेक्शन उधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए मेरे को इसमें आंसर आ जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ट्रू फॉल्स है, चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल हो और ए और माइनस ए का मतलब है नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो है डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। अब ये जा रहा है इस डायरेक्शन में ए और माइनस ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? अब दोनों देखिए ये वाला और ये वाला है तो सेम लाइन में ना दोनों पैरेलल ही गए जाएंगे, डायरेक्शन भले अलग अलग है पर दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। किसी भी वेक्टर का उसका नेगेटिव अगर लेंगे तो दोनों आपस में कोलिनियर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सेकंड की बात करते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल। कह रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो कह रहा है कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो आपस में हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। कोलिनियर का मतलब पैरेलल। क्या दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब एक डायरेक्शन में है, तो उनका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी नहीं है। क्या पता एक छोटा हो उसी डायरेक्शन में और एक दूसरा बड़ा हो उसी डायरेक्शन में, तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। थर्ड पार्ट क्या है? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो हमेशा इक्वल होंगे। जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या पता उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे। थर्ड की बात करते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब उसने दो कंडीशन दी, कहता कोलिनियर भी है और सेम मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या वो जरूरी है इक्वल हो? देखो मैं मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लेता हूं, एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा है ना, दूसरा मैं कर देता हूं ऑपोजिट। अब आप देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। एक का डायरेक्शन ये है और एक का डायरेक्शन ये है, तो कोलिनियर भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। ये हुई हमारी एक्सरसाइज 10.1।